दिन मुझे आज भी याद है जब आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अचानक एक ऐसा एलियन स्पेसशिप जो किसी बड़े शहर जितना विशाल था, साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के ऊपर आकर रुक गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। 3 महीने तक हम शहर के लोग डर के साए में जीते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शिप से ना तो कोई एलियन बाहर निकला और ना ही उसमें कोई हलचल दिखी। आखिरकार सरकार ने कदम उठाया और एक टीम भेजी जो शिप के एक हिस्से को काटकर अंदर पहुंची। लेकिन अंदर जो नजारा उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अंदर एक विशाल कमरे में करीब 10 लाख से भी ज्यादा एलियंस मौजूद थे। वे इंसानी आकार के झिंगो यानी प्रोन्स की तरह दिखते थे, लेकिन भूख और प्यास से वे बहुत कमजोर और बीमार हो चुके थे। उनकी हालत देखकर हम इंसानों को उन पर दया आ गई और सरकार ने उनकी मदद करने का फैसला किया। शिप के नीचे ही एक बड़ा कैंप बनाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन एलियंस को वहां लाकर खाना और पानी दिया जाने लगा। मगर सरकार ने यह नहीं सोचा था कि आगे उनका क्या किया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि वे एलियंस वहीं बस गए और धीरे धीरे उन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना ली। कुछ ही सालों में वह इलाका एक बड़ी बस्ती में बदल गया जिसे डिस्ट्रिक्ट 9 कहा जाने लगा। सरकार ने इनकी देखरेख का जिम्मा मल्टीनेशनल यूनाइटेड को सौंपा। यह संस्था असल में हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। उन्होंने एलियंस को इंसानों से अलग रखने के लिए उनकी बस्ती के चारों ओर फेंसिंग तार लगा दी और बाहर मिलिट्री तैनात कर दी। लेकिन अब सवाल यह उठता था कि आखिर वे एलियंस धरती पर आए क्यों थे? क्या वे मदद मांगने आए थे या कब्जा जमाने? इसका पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि वहां मौजूद सारे एलियंस मंदबुद्धि रखते थे और उनमें सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना था कि शायद वे सब वर्कर्स थे और उनके लीडर पहले ही कुपोषण से मर चुके थे। मगर कुछ विशेषज्ञों को शक था कि यह सब एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने शिप का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरते देखा था। उन्हें लगता था कि वह हिस्सा शायद कमांड मॉड्यूल था जिससे शिप कंट्रोल होता था, लेकिन वह नीचे आने के बाद गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। इसी दौरान एमएनयू ने एलियंस के पास से कई हथियार बरामद किए। हथियार रखना उनके लिए गैरकानूनी था और हथियारों के साथ पकड़े जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। एलियंस कितना भी खा ले हमेशा भूखे रहते थे। वे खाने की तलाश में शहरों तक घुस जाते थे और इंसानों का कचरा, यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर तक खा जाते थे। वे गाड़ियों में आग लगा देते और कभी ट्रेनों को पटरी से उतार देते। हालात तब और बिगड़े जब वे इंसानों के पैसे और मोबाइल फोन जैसी चीजें चुराने लगे। शायद उनके लिए यह सब खेल था, लेकिन हम इंसानों के लिए सिरदर्द बन गया। करीब 20 साल तक लोग इन्हें सहते रहे। आखिरकार लोगों ने सरकार से मांग की कि एलियंस को शहर से दूर भेजा जाए। तब एमएनयू ने एक योजना बनाई और शहर से 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर नया कैंप बनाया। 18 लाख एलियंस को उनके घरों से निकालकर नई जगह भेजना आसान नहीं था। इस मिशन का कमांड एमएनयू के चीफ ने मुझे यानी अपने दामाद विकस को दिया। मैं एमएनयू में एलियन अफेयर संभालता था और इंसानों की ओर से एलियंस से बातचीत करता था। मैंने उनकी भाषा भी सीख ली थी और यह मिशन मेरे करियर की बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला था। इसलिए मैं हथियारों से लैस एमएनयू की सिक्योरिटी फोर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 में घुसा। मेरा काम था एलियंस को शिफ्ट किए जाने से 24 घंटे पहले उन्हें एक्शन नोटिस देना और उनके दस्तखत लेना। इसी दौरान एक कैमरामैन इस मिशन की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, लेकिन बस्ती के अंदर हालात खराब थे और भूखे एलियंस बेहद हिंसक थे। वे जानवरों को देखते ही मार डालते और उनकी हड्डियां तोड़ देते। जब मैं सिक्योरिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला तो उन्हें देखते ही एलियंस भागकर अपनी झोपड़ियों में छिप गए। इसी बीच एक एलियन ने सिक्योरिटी की गाड़ी का टायर चबाना शुरू कर दिया। जब एक सिपाही उसे रोकने गया तो एलियन ने इतनी जोरदार लात मारी कि उसका हाथ अलग हो गया। इसके बावजूद मैं शांत रहा, क्योंकि मैं जानता था कि एलियंस लालच में जल्दी मान जाते हैं। उन्हें कैट फूड बहुत पसंद था और मैं इसी लालच से उनसे नोटिस पर पंजे का ठप्पा ले रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ एलियंस ही नहीं बल्कि अपराधियों से भी सावधान रहना था, क्योंकि सरकार वहां ज्यादा दखल नहीं देती थी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट 9 अपराधियों का अड्डा बन चुका था। वहां ओबे सांझो नाम का नाइजीरियन गैंगस्टर राज करता था। ओबे और उसकी गैंग एलियंस को कैट फूड और मीट, शराब और यहाँ तक कि औरतों तक का लालच देते थे। एलियंस कैट फूड के इतने दीवाने थे कि उसके बदले वे अपने हथियार तक दे देते। यहाँ तक कि उन्होंने एक 100 पैकेट कैट फूड के बदले एक एडवांस रोबोट तक सौंप दिया था। उनके हथियार बेहद खतरनाक थे, जो एक शॉट में इंसान को टमाटर की तरह फाड़ देते। मगर वे हथियार सिर्फ एलियंस ही चला सकते थे, क्योंकि वे उनके डीएनए से एक्टिवेट होते थे। ओबे को यकीन था कि अगर वह एलियंस का मांस खाएगा तो उनकी शक्ति उसके शरीर में आ जाएगी। इसीलिए वह रोज उनका कच्चा मांस खाता था। अपाहिज होने के बावजूद ओबे का खौफ इतना था कि मैं भी वहां से नजरें चुराकर निकल गया। आगे बढ़ते हुए मैंने एक एलियन की झोपड़ी खोली तो देखा वहां कई अंडे रखे थे। जानवरों का मांस पाइप से जुड़ा था और उन अंडों को पोषण दे रहा था। लेकिन एलियंस के लिए बच्चे पैदा करना गैर कानूनी था। इसलिए मैंने तुरंत पॉपुलेशन कंट्रोल टीम को बुलाया और उन अंडों को जला दिया। आग लगने पर वे अंडे पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगे। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट 9 में कहीं और एक घटना घट रही थी। क्रिस्टोफर नाम का एक एलियन अपने बेटे और एक साथी के साथ कचरे के ढेर में कुछ तलाश रहा था। एमएनयू ने हर एलियन को पहचानने के लिए उसके सिर पर एक नाम का टैग लगा दिया था। क्रिस्टोफर को भी उसी टैग से पहचाना जा सकता था। इसी दौरान उसके बेटे को एक कंटेनर जैसी चीज मिली और वह कंटेनर लेकर क्रिस्टोफर अपनी झोपड़ी में आ गया। झोपड़ी के अंदर उसने एक छोटी लैब बना रखी थी। उसने कंटेनर खोला जिसमें कोई केमिकल भरा हुआ था। उस केमिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजार कर उसने एक काला फ्लूइड तैयार किया और उसे एक खास डिवाइस में स्टोर कर दिया। क्रिस्टोफर और उसका साथी आपस में बातें कर रहे थे कि यह ब्लैक फ्लूइड उनके लिए बेहद कीमती है। वे लोग बीते 20 सालों से मेहनत कर रहे थे और अब जाकर इसमें सफल हुए थे। इस ब्लैक फ्लूइड की मदद से वे किसी बड़े मकसद को पूरा करना चाहते थे। तभी अचानक मैं और मेरी टीम वहां पहुंच गई। हमें देखकर क्रिस्टोफर घबरा गया और उसने फ्लूइड वाला डिवाइस झोपड़ी में छुपा दिया। उसने अपने साथी को दरवाजा खोलने भेजा। उसका साथी बाहर खड़े मुझे और मेरी टीम को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। इस पर मुझे शक हुआ और मैंने बंदूक तानकर उसे बाहर निकाला और खुद झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी के पीछे छुपा क्रिस्टोफर उन सब पर नजर रख रहा था। उधर मैं अंदर बने लैब को देखकर हैरान था और छानबीन के दौरान मुझे वही डिवाइस मिला। मैं समझने की कोशिश कर ही रहा था
कि यह चीज क्या है। तभी गलती से उसका एक बटन दब गया और फ्लूइड मेरे चेहरे पर छिटक गया। एक पल को तो मेरा दम घुटने लगा और मैं जोर जोर से खांसने लगा। मैंने तुरंत अपना चेहरा साफ किया तो थोड़ी राहत मिली। मैंने डिवाइस जब्त कर लिया और लैब भिजवा दिया। इसके बाद मुझे क्रिस्टोफर की झोपड़ी में बहुत सारे हथियार भी मिले। बाहर आकर मैंने एलियन से पूछा कि वे इतने हथियारों का क्या करने वाले थे। घबराहट में उस एलियन ने मेरी टीम पर हमला कर दिया। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ पर वार किया और मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। तभी ऊपर से गश्त लगा रहे हेलीकॉप्टर ने उस एलियन को मार गिराया। इस हमले में मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन मैंने मरहम पट्टी करवाई और वापस काम पर लग गया। इसी बीच क्रिस्टोफर अपने साथी को खोकर दूसरी झोपड़ी में आ गया। वहाँ उसका बेटा एक होलोग्राफिक डिवाइस से खेल रहा था। क्रिस्टोफर ने बेटे को बाहर निगरानी में लगा दिया और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं और मेरी टीम भी वहाँ पहुंची। मैंने क्रिस्टोफर को बाहर निकाला और झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा अंदर बहुत सारे कंप्यूटर थे। यह देखकर मुझे समझ आया कि क्रिस्टोफर टेक्नीशियन है, लेकिन वह इतने कंप्यूटरों के साथ आखिर कर क्या रहा था। मैं सवाल पूछ ही पाता कि अचानक मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैं बुरी तरह उल्टियां करने लगा और मेरे मुंह से झाग जैसी चीज निकलने लगी। मैंने उसी समय काम रोक दिया और अपने साथियों के साथ MNU हेडक्वार्टर लौट चला। रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और बहुत सारा खाना मंगवाया। मैं ऐसे खाने लगा जैसे सालों से भूखा हूँ, लेकिन तभी मेरी नाक से काला फ्लूइड बहने लगा, वैसा ही जैसा क्रिस्टोफर के डिवाइस से निकला था। अब मेरी हालत लगातार बिगड़ रही थी, पर मैं अपनी तबीयत से जूझते हुए भी काम कर रहा था। ऑफिस में काम करते वक्त अचानक मेरा एक नाखून निकल गया। मैं घबरा गया और बाथरूम भागा। मैंने दूसरा नाखून खींच कर देखा, बस हल्का सा जोर लगाते ही वह भी निकल गया। डरा हुआ मैं उसी समय घर आ गया, लेकिन घर पर मेरा जन्मदिन का सरप्राइज इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी और पेरेंट्स ने पार्टी रखी थी और मैं सबके सामने सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था। पर जब मैं केक काटने गया तभी मेरे मुंह से काले फ्लूइड का फव्वारा फूट पड़ा और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक डॉक्टर मेरे घायल हाथ की पट्टी काट रहा था। जैसे ही पट्टी पूरी निकली, वहाँ इंसानी हाथ की जगह एलियन का पंजा निकला हुआ था। यह देखकर मैं डर के मारे कांप उठा। डॉक्टर भी घबरा गया और तुरंत बाहर भागा। MNU के सोल्जर्स अंदर आए और मुझे पकड़कर जबरदस्ती एक सीक्रेट रिसर्च लैब में ले गए। यहाँ साइंटिस्ट एलियंस का चीरफाड़ कर रहे थे, तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे इंसान भी एलियंस के हथियार चला सके, क्योंकि हथियार केवल एलियंस DNA से एक्टिवेट होते थे, इसलिए वे उनके DNA पर रिसर्च कर रहे थे। साइंटिस्ट ने मेरी जांच शुरू की और वे मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं कोई जानवर हूँ। उन्होंने बेरहमी से एक मोटी सुई मेरे एलियन वाले हाथ में घोंप दी। मैं दर्द से तड़प उठा, जिससे साफ था कि एलियन का पंजा अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। ये सब MNU के चीफ, जो मेरे ससुर भी थे, उनके आदेश पर हो रहा था। कई घंटों तक मुझ पर ऐसे ही प्रयोग किए गए। जांच में पता चला कि मेरा DNA धीरे धीरे एलियन DNA में बदल रहा है। वे मुझे एक बड़े से हॉल में ले आए जहां मुझ पर एलियंस के हथियार टेस्ट किए जाने वाले थे। मैं बार बार मना कर रहा था, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी गई। जबरदस्ती मेरे हाथ में एलियन की बंदूक थमा दी गई। जैसे ही बंदूक मेरे हाथ में आई, वह तुरंत एक्टिवेट हो गई। यह देख वहां मौजूद साइंटिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अब मुझसे जबरदस्ती एलियंस के बाकी हथियार भी टेस्ट करवाने लगे। शुरुआत में उन्होंने जानवरों पर निशाना साधने को कहा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक लाचार एलियन को सामने खड़ा कर दिया। उस बेचारे को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने साइंटिस्ट से हाथ जोड़कर कहा कि मैं उनकी सारी बातें मान लूंगा, बस उस एलियन को छोड़ दे, लेकिन मेरी दया की गुहार को किसी ने नहीं सुना। तभी साइंटिस्ट ने मेरे हाथ में बिजली का झटका दिया। दर्द से तड़पते हुए मेरे हाथ ने ट्रिगर दबा दिया और एक ही पल में उस एलियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं खुद को बेहद लाचार और असहाय महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर MNU के साइंटिस्ट को मेरे रूप में एक खजाना मिल गया था। मेरी बॉडी में इंसानी और एलियन DNA मिलाजुला था। यही DNA इंसानों के लिए एलियन हथियारों को अनलॉक कर सकता था। मगर दिक्कत यह थी कि मेरा शरीर तेजी से एलियन में बदलता जा रहा था, और जब मैं पूरी तरह एलियन बन जाऊंगा तब मेरा DNA उनके किसी काम का नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि मुझे मारकर मेरे अंग काटकर सुरक्षित कर लिए जाए। इस फैसले पर मेरा ससुर यानी MNU का चीफ भी राजी हो गया। उसे पैसों और इस टेक्नोलॉजी को बेचने का लालच था। मैं अपने ससुर के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगने लगा, लेकिन लालच में अंधे हो चुके मेरे ससुर ने मेरी मौत पर ही मोहर लगा दी। कुछ देर बाद मुझे स्ट्रेचर पर कसकर बांध दिया गया और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां मुझे जिंदा ही चीरने की तैयारी की जा रही थी। मैं रहम की गुहार करता रहा, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को स्ट्रेचर से आजाद कर लिया। गुस्से में मैंने साइंटिस्ट सीज को मार पीट कर पस्त कर दिया। मैंने चीफ साइंटिस्ट को चाकू की नोक पर पकड़कर MNU के हेडक्वार्टर से भाग निकला, लेकिन जल्द ही MNU की पूरी सिक्योरिटी फोर्स मेरे पीछे लग गई। मैं छुप छुप कर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एलियन में तब्दील हो रहे शरीर की वजह से मुझे असहनीय भूख भी सताने लगी। एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर मैंने पेट भर खाना मंगवाया, लेकिन तभी टीवी पर मैंने एक न्यूज देखी। मेरे ही ससुर ने अफवाह फैला दी थी कि मैंने एक फीमेल एलियन के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी मुझे छुएगा वह भी एलियन बन जाएगा। साथ ही मेरी एक नकली फोटो भी दिखाई गई। यह देखकर रेस्टोरेंट के सारे लोग मुझसे डरकर भाग गए और रेस्टोरेंट की मालकिन ने तो मुझ पर गोलियां चला दी। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर भागा। अब मेरे लिए आम लोगों के बीच भी कोई जगह नहीं बची थी। मुझे छिपने के लिए केवल डिस्ट्रिक्ट 9 ही सुरक्षित लगा। मैंने एक आदमी का फोन चुराया और सुरक्षा तार फांदकर डिस्ट्रिक्ट 9 में घुस गया। भूख से बेहाल मैं अब एलियंस की तरह नाइजीरियन माफिया से कैट फूड खरीद कर खाने लगा, लेकिन खाते वक्त मेरे 2 दांत टूट कर गिर गए। यह देखकर मैं बेहद मायूस हो गया और मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। मैंने बताया कि यह सब उसके पिता का किया धरा है और मैंने किसी एलियन से कोई संबंध नहीं बनाए। पत्नी को मेरी हालत पर दया तो आई, मगर उसने अपने पिता की बातों पर ही भरोसा किया और फोन काट दिया।
हताश होकर मैंने कुल्हाड़ी से अपना एलियन वाला पंजा काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक उंगली कटी मैं दर्द से तड़प कर उछल पड़ा। मैंने दोबारा यह गलती नहीं की। तभी मुझे पता चला कि MNU की सिक्योरिटी फोर्स हेलीकॉप्टर से मेरी तलाश में डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ आ रही है। मैं भागकर एक झोपड़ी में घुस गया। संयोग से वह झोपड़ी क्रिस्टोफर की ही थी। क्रिस्टोफर अपने ब्लैक फ्लूइड के खो जाने से परेशान बैठा था। मैं उससे छिपाने की गुहार करने लगा, लेकिन क्रिस्टोफर मानने को तैयार नहीं था। तभी क्रिस्टोफर ने मेरा एलियन हाथ देखा और समझ गया कि उसका ब्लैक फ्लूइड कहाँ गया है। उसी वक्त दर्द से बेहाल मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक चैम्बर में पाया। क्रिस्टोफर सामने खड़ा था और गुस्से में पूछ रहा था कि उसका ब्लैक फ्लूइड वाला डिवाइस कहाँ है। उसने बताया कि मेरे एलियन में बदलने की वजह वही ब्लैक फ्लूइड है। यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला कि वह डिवाइस तो मैंने MNU की लैब में भेज दी थी। यह सुनकर क्रिस्टोफर मायूस हो गया। तभी मैंने गौर किया कि जहां मैं मौजूद था वहां नीचे एक कमांड मॉड्यूल छिपा हुआ था। यहीं से शिप को कंट्रोल किया जाता था और क्रिस्टोफर का बेटा भी वहीं था। उसने बताया कि वह ब्लैक फ्लूइड उनकी शिप का फ्यूल था। उसी से शिप दोबारा चालू हो सकती थी। क्रिस्टोफर अपनी शिप को स्टार्ट करके अपने साथियों को लेकर अपने गृह लौटना चाहता था। उसकी योजना सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने कहा कि अब भी सब ठीक हो सकता है और फ्यूल बनाकर वह यहाँ से निकल सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर ने निराशा से कहा कि यह नामुमकिन है, क्योंकि इतनी मात्रा में फ्यूल इकट्ठा करने में उसे 20 साल लगे थे और अब इसे दोबारा इकट्ठा करना असंभव है। हाँ, अगर फ्यूल उसके पास होता तो वह मुझे इंसान भी बना सकता था। यह सुनते ही मेरी आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैंने पूछा, क्या सचमुच तुम मुझे इंसान बना सकते हो? क्रिस्टोफर ने जवाब दिया कि उसकी मदरशिप में एक मशीन है जिससे यह संभव है, लेकिन बिना फ्यूल यह नामुमकिन है। अगर हमें वापस लौटना है और मुझे इंसान बनना है तो किसी भी हाल में MNU की लैब से वह फ्यूल हासिल करना होगा। मैं जानता था कि MNU वापस जाना मौत को न्योता देने जैसा है। मेरा शरीर भी अब इंसानी खोल से बाहर निकलकर एलियन में बदल रहा था, लेकिन इंसान बनने की चाहत ने मुझे हिम्मत दी। मैंने तय कर लिया कि मैं MNU से फ्यूल चुराऊंगा। इसके लिए मुझे हथियार चाहिए और हथियार मिल सकते थे सिर्फ ओबेसाजो के अड्डे से। मैं उसी वक्त ओबेसाजो के अड्डे में जा पहुंचा, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने वहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तब तक अखबारों के जरिए यह अफवाह ओबेसाजो तक भी पहुंच चुकी थी कि एलियन से संबंध बनाने के कारण मैं एलियन बन रहा हूँ। ओबेसाजो की तांत्रिक ने कहा कि अगर मेरा एलियन वाला हाथ खा लिया जाए तो उसके अंदर एलियंस की शक्ति आ सकती है। यह सुनकर ओबेसाजो ने अपने आदमियों को मेरा हाथ काटने का आदेश दे दिया। मैं डर के मारे उनसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उन दरिंदों ने मुझे जख्मी कर दिया और खंजर लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े। तभी मेरे हाथ एलियन की एक बंदूक लग गई। मैंने उसी से ओबेसाजो के आदमियों के चिथड़े उड़ा दिए और कुछ हथियार जमा करके वहां से भाग निकला। इसके बाद मैं क्रिस्टोफर के साथ फ्यूल चुराने MNU के हेडक्वार्टर पहुंचा। बाहर धमाका करके हम दोनों सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को मारते हुए अंदर घुसे। आखिरकार हमें फ्यूल मिल ही गया, लेकिन तभी क्रिस्टोफर ने अपने साथियों की चीर फाड़ हुई लाशें देखी। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया। मैं उसे कवर देता रहा और जल्दी भागने को कहता रहा, मगर क्रिस्टोफर वहीं जमे रहा। उधर सिक्योरिटी फोर्स का कर्नल अपनी टीम के साथ हम पर लगातार हमला कर रहा था। शुक्र था कि मेरे पास एलियन की गन थी, जिसका हर शॉट खुद ब खुद दुश्मन पर निशाना साधकर उन्हें खत्म कर देता था। काफी समझाने के बाद क्रिस्टोफर ने होश संभाला और हम दोनों वहां से भाग निकले। हम डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंच गए, लेकिन कर्नल और उसकी टीम अब हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी थी। आदेश था कि मुझे जिंदा पकड़ना है। मैं और क्रिस्टोफर उस झोपड़ी में आ गए जिसके नीचे कमांड मॉड्यूल मौजूद था। हमें जल्दी से जल्दी उसे स्टार्ट कर मदरशिप तक पहुंचना था। क्रिस्टोफर ने अपने बेटे को मॉड्यूल संभालने भेजा और खुद कंप्यूटर सेटअप करने लगा। इसी दौरान मैंने पूछा, अब तो हम मदरशिप तक पहुंच सकते हैं, वहां पहुंचकर मुझे इंसान बनाने में कितना वक्त लगेगा? क्रिस्टोफर ने जवाब दिया, 3 साल। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने पूछा, इतना वक्त क्यों लगेगा? क्रिस्टोफर ने कहा, क्योंकि पहले मुझे अपने सारे साथियों को बचाना होगा, वरना तुम्हारे इंसान मेरे लोगों को मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर मार डालेंगे। मुझे पहले अपने गृह जाकर मदद लानी होगी और वापस लौटने में 3 साल लगेंगे। मैं वादा करता हूँ लौटकर तुम्हें इंसान बना दूंगा। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में क्रिस्टोफर को बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया और फ्यूल लेकर नीचे कमांड मॉड्यूल में चला गया। वहां मैंने क्रिस्टोफर के बेटे से झूठ कहा कि उसके पिता ठीक है। फिर मैंने फ्यूल को उसकी जगह फिट किया और कमांड मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया। उधर कर्नल मुझे ढूंढता हुआ क्रिस्टोफर की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए पूछा कि मैं कहां हूं। इस पर क्रिस्टोफर ने नीचे कमांड मॉड्यूल की ओर इशारा किया। उसके बाद कर्नल उस मॉड्यूल को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह खुल ही नहीं पाया। उसने क्रिस्टोफर को धमकाया और उसे खोलने को कहा, मगर क्रिस्टोफर किसी भी हाल में उसे खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अंदर उसका बेटा भी था। इसी बीच दूसरी ओर मैं कमांड मॉड्यूल की पायलट सीट पर बैठ गया, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि कमांड मॉड्यूल को चलाना कैसे है। मैंने फ्लूइड से भरे 2 कंटेनर में अपने दोनों हाथ डाल दिए। वही उस कमांड मॉड्यूल का कंट्रोलर था और उसकी मदद से मैंने उसे उड़ाना शुरू कर दिया। उधर कमांड मॉड्यूल को उड़ते देख क्रिस्टोफर और कर्नल वहां से भाग खड़े हुए। मैं कमांड मॉड्यूल को उड़ाता हुआ मदरशिप की ओर ले जाने लगा, लेकिन तभी कर्नल की टीम ने कमांड मॉड्यूल पर रॉकेट दाग दिया, जिससे मॉड्यूल बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में मैं बुरी तरह घायल हो गया और आखिरकार कर्नल ने मुझे दबोच लिया। इसके बाद मुझे और क्रिस्टोफर को गिरफ्तार करके वापस MNU के लैब में ले जाया जाने लगा। क्रिस्टोफर को अपने बेटे की चिंता सताने लगी, जो अब भी कमांड मॉड्यूल के अंदर छुपा हुआ था। वहीं मुझे लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, पर तभी अचानक कर्नल की टीम पर हमला हुआ। एक ट्रक ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी
पलट दी। उन पर हमला करने वाले ओबेसाजो के आदमी थे। ओबेसाजो ने मुझे पकड़ने के लिए उन्हें भेजा था क्योंकि वह मेरा मांस खाने के लिए बेताब था। ओबेसाजो मेरे हाथ को काटकर खाने में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। उसके तांत्रिक साथी ने मेरे हाथ पर झाड़ फूंक करना शुरू किया। तभी उसके एक आदमी ने खंजर निकाल लिया ताकि मेरा हाथ काट सके। इस दौरान 3-4 लोग मुझे कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वे मेरा हाथ काटने को हुए वैसे ही उन सभी पर अचानक जोरदार हमला हुआ। वह हमला पीछे से आए एलियन रोबोट ने किया था, जिसे कमांड मॉड्यूल से क्रिस्टोफर का बेटा कंट्रोल कर रहा था। उस रोबोट ने ओबेसाजो और उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने रोबोट का पायलट सेक्शन खोल दिया और मुझे बचा लिया। फिर क्रिस्टोफर के बेटे ने मदरशिप को एक्टिवेट किया और उसे कमांड मॉड्यूल के ठीक ऊपर ले जाने लगा। 20 सालों में पहली बार एलियन शिप हिली थी और उसे देख पूरा शहर हैरान था। इसी बीच उधर कर्नल ने मुझे झोपड़ी से बाहर निकालने के लिए अंदर आंसू गैस छोड़ी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं रोबोट के अंदर चला गया, जिससे वह रोबोट मेरे दिमाग से जुड़ गया। अब मैं उसे अपने मुताबिक चला सकता था। मैं जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैंने देखा कि कर्नल के आदमी क्रिस्टोफर को जान से मारने वाले हैं। क्रिस्टोफर को मौत के मुंह में छोड़ना मुझे गवारा नहीं हुआ। मैं वापस लौटा और क्रिस्टोफर को छुड़ाकर उसे कमांड मॉड्यूल की ओर ले जाने लगा। इस दौरान कर्नल और उसके लोग लगातार मुझ पर फायरिंग कर रहे थे। इससे मेरा रोबोटिक सूट कमजोर पड़ता जा रहा था। फिर भी अपनी जान दांव पर लगाकर आखिरकार मैंने क्रिस्टोफर को कमांड मॉड्यूल तक पहुंचा दिया। क्रिस्टोफर ने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी सुरक्षा के बिना क्रिस्टोफर और उसका बेटा मदरशिप तक नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टोफर ने भाई की तरह मुझे अलविदा कहा और वादा किया कि वह 3 साल बाद लौटेगा। वह मुझे फिर से इंसान बना देगा। इस वादे के साथ क्रिस्टोफर कमांड मॉड्यूल में सवार हो गया। तब तक उसका बेटा मदरशिप को कमांड मॉड्यूल के ऊपर ले आया था। मदरशिप ने अपने आप ही मॉड्यूल को अंदर खींच लिया। उधर मैंने कर्नल की पूरी फोर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन मैं खुद बहुत घायल हो चुका था। मेरा रोबोट भी अब निष्क्रिय हो गया और मैं उससे बाहर निकल आया। अब मैं आधा एलियन बन चुका था। तभी कर्नल ने मुझे बंदूक के निशाने पर ले लिया। मैंने उसके सारे लोगों का सफाया कर दिया था, इसलिए कर्नल ने मुझे जिंदा पकड़ने के बजाय मार डालने का इरादा किया। वह जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, तभी अचानक भूखे एलियंस की टोली वहां पहुंची। उन्होंने एक ही झटके में कर्नल के हाथ, पांव और सिर को उखाड़ दिया और उसकी दावत उड़ाने लगे। अब मेरे ऊपर से खतरा टल चुका था। इसी के साथ क्रिस्टोफर शिप लेकर अपने ग्रह की ओर रवाना हो गया, लेकिन वह अपने पीछे 20 लाख साथियों को छोड़ गया जो अब बेसहारा हो चुके थे। वहीं जॉन्सबर्ग शहर के लोग एलियन शिप के चले जाने से सुकून महसूस कर रहे थे। आगे चलकर मेरी यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने मुझे नहीं देखा। लोग मानते थे कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अब पूरी एलियन में बदल चुका था और डिस्ट्रिक्ट 9 ही मेरा नया घर बन गया था। हालांकि यह जिंदगी मुझे नरक से भी बदतर लग रही थी, लेकिन मैं इस उम्मीद में जी रहा था कि क्रिस्टोफर अपना वादा जरूर निभाएगा। एक ना एक दिन वह धरती पर वापस लौटेगा और मुझे फिर से इंसानियत का तोहफा देगा। मैं उसी दिन का इंतजार करता रहा और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।